हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, हमारे इस क्लास के अंतर्गत जो है कंटिन्यू प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं जो है उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग 2020-21 में जो पेपर हुआ था 21 में, उसके स्क्रीनिंग पेपर की हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। इससे पहले हम इसमें 2 वीडियोज़ बना चुके हैं और आज हम इसके जो है क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम केवल इनके सीधे ऑप्शंस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके ऑप्शंस को पूरे डिटेल से गहराई से समझ रहे हैं हम और क्या पेपर का पैटर्न रहता है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग वही रहते हैं, बट होता क्या है कि उन्हीं क्वेश्चंस को चेंज करके मॉडिफाइड करके जो है अगला पेपर बना दिया जाता है और हमारे लिए वो पेपर बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर के सीधे आंसर को देख के चलते हैं और चूंकि प्रीवियस पेपर का सीधे क्वेश्चन तो पेपर में रिपीट होंगे नहीं, तो उसकी गहराइयों को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 से आगे को, और इस 31 से जो हम क्वेश्चन करेंगे इनमें जो भी ऑप्शंस आएंगे उन ऑप्शंस की गहराई को समझेंगे और सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, इस पेपर के माध्यम से केवल आपके 150 क्वेश्चन ही प्रिपेयर नहीं होंगे, बल्कि यहाँ 450-500 के आसपास क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि हमें स्क्रीनिंग एग्जाम में कितनी गहराई तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो अंत में लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले इसमें 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं, भाग 1 और भाग 2। उनको प्ले लिस्ट में जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो दोस्तों, 31 क्वेश्चन है, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन है न्यायमूर्ति समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इन चारों में से किसने जो है ग्रामों में उच्च शिक्षा को महत्व दिया था? तो दोस्तों, जो राम मूर्ति समिति है दोस्तों, इस पर अगर हम बात करें तो राम मूर्ति समिति जो है, इसने इसकी जो रिपोर्ट मिली थी, यानी कि इस समिति को बनाया गया था, पहली तो बात बता देते हैं, इस समिति को 1990 में बनाया गया था राम मूर्ति समिति को। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दोस्तों 1991 में। ठीक है, 1991 में राम मूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए थे? तो इन्होंने भी उच्च शिक्षा के संबंधित कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को महत्व इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने उच्च शिक्षा पर जो सुझाव दिए थे वो क्या दिए थे? इन्होंने दिया था उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण की बात कही थी। पहली बात तो इन्होंने कही थी कि विकेंद्रीकरण किया जाए उच्च शिक्षा का। ठीक है, उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण करने की बात कही थी दोस्तों, आप नोट कर लें। और दूसरा, स्नातकोत्तर कक्षा के शिक्षण व शोध विश्वविद्यालय पर फोकस करने की बात कही थी कि स्नातकोत्तर कक्षा में शिक्षण और शोध पर शोध कार्य भी होते रहें और साथ ही साथ विश्वविद्यालय शिक्षकों को ट्रेनिंग कराया जाए। ठीक है, उनको ट्रेंड भी कराया जाए, ये बात भी इन्होंने कही थी। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, शिक्षकों को क्या करने की बात की थी दोस्तों? शिक्षकों का प्रशिक्षण। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी। तो कहीं न कहीं राममूर्ति समिति का योगदान है उच्च शिक्षा में, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो आपने अपने अकॉर्डिंग लगा लिया होगा, बट एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था कि ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, इन्होंने कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कहा था? विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही थी और जो इससे संबद्ध जो है महाविद्यालय भी खोलने की बात कही थी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की बात कही थी इन्होंने और उच्च शिक्षा की बात कही थी ग्रामीण में, साथ ही साथ जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने की बात कही थी। किसने कही थी?
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। राममूर्ति समिति भी उच्च शिक्षा पर आधारित है, बट इन्होंने जो है उच्च शिक्षा का विकेंद्रीकरण की बात कही थी। ग्रामों में उच्च शिक्षा से संबंधित जो एग्जैक्ट इसका आंसर है दोस्तों, वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण समिति और है दोस्तों, वो समिति की हम बात करते हैं। तो वो समिति है दोस्तों जनार्दन रेड्डी समिति, 1992 में आई थी। ठीक है, तो अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आपको पता है, इसके जो संस्थापक थे राधा कृष्णन थे। इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। तो ये तो बहुत पुरानी बात है दोस्तों, लेकिन राधा कृष्णन आयोग है इसका ना। और जो राम मूर्ति समिति है वो कब बनी थी, वो 1990 में बनी थी। आप समझ सकते हो, राधा कृष्णन आयोग तो भाई जो है जब से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है ये तब से है जब भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तब से जो है 49 में से स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ से लेके 47 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से जो शिक्षा रही सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पर बात हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है बहुत दूर की बात है। और राममूर्ति समिति जो बनी थी वो 1990 में बनी थी, और 1991 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा मैं एक बात और कह रहा था दोस्तों, इसमें जनार्दन रेड्डी समिति को भी आप लोग नोट कर लें। ये बनी थी जनार्दन रेड्डी समिति, जो बनी थी दोस्तों वो 1992 में बनी थी। इसको भी आप नोट कर लें, क्योंकि राममूर्ति समिति 1990 में बनी थी और 1991 इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। और जनार्दन रेड्डी समिति जो बनी थी 1992 में। तो 1991 92 थोड़ा एक सीक्वेंस से आपको याद भी हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको भी नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एनसीटीई का कार्यक्षेत्र है। क्वेश्चन है, एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र है। तो एनसीटीई का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है दोस्तों, ये जो है ये एनसीटीई जो होता है वो दोस्तों शिक्षक शिक्षा से पर आधारित है। ठीक है, ये जो है एनसीटीई की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल, इससे रिलेट दो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं दोस्तों। नेशनल काउंसिल ऑफ ऑफ टीचर्स, टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर एजुकेशन से, शिक्षक शिक्षा से संबंधित है ये एनसीटीई। तो इन्होंने टीचर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है। तो इससे जो है इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो हैं सैम पित्रोदा। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अब इससे संबंधित और क्वेश्चन हमारे इसमें बनते नहीं है। तो सैम पित्रोदा इसका सही आंसर है, और ये हर बार जो भी क्वेश्चन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से आएगा तो उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हो गए सैम पित्रोदा। ठीक है दोस्तों, जिन क्वेश्चंस में अन्य करेंटली क्वेश्चन यानी कि जो करेंट आंसर बन सकते हैं या उनके ऑप्शन से जो आंसर बन सकते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उनको हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, साला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है। तो साला दर्पण परियोजना का जो संबंध है दोस्तों, ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय या आदर्श विद्यालयों से। तो साला दर्शन जो परियोजना है इसका संबंध है दोस्तों, इसका संबंध है आपका केंद्रीय विद्यालयों से। ठीक है, तो साला दर्शन परियोजना किससे संबंधित है, केंद्रीय विद्यालयों से है। अब बात करते हैं साला दर्शन क्या है। तो यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक आईसीटी कार्यक्रम है दोस्तों। किसका कार्यक्रम है ये जो है भारत सरकार के मानव संसाधन, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसको आईसीटी कहते हैं दोस्तों, मानव संसाधन विकास
मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, इनके आईसीटी का एक कार्यक्रम है। इसके द्वारा स्कूल प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम ट्रैकिंग, ठीक है, शाला दर्पण पोर्टल, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक द्वारा संचालित होता है। तो जो शाला दर्पण पोर्टल है दोस्तों, ठीक है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और ये पोर्टल जो है किसके द्वारा चालित होता है, ये होता है सूचना विज्ञान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक, ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा ये शाला दर्पण परियोजना चलाई जाती है, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है NICSI, ठीक है। तो ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है। तो आपके पास शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? यह है पहली बात केंद्रीय विद्यालयों से। पहला तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ये क्लियर हो जाता है कि शाला दर्पण परियोजना किससे संबंधित है भाई? ये केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है, पहली बात। दूसरा, ये परियोजना किसके द्वारा चलाई जाती है? ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, आईसीटी। और शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है, यानी कि अभी किसके द्वारा ऑपरेट होती है? ये होती है दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक द्वारा, ठीक है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक, ये किसके द्वारा स्थापित था दोस्तों? ये था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और ये किसके लिए? स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार के लिए 1980 से ये जो है चलाया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरटीई एक्ट के किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु बच्चों के लिए किया गया है, आरक्षित किया गया है? तो भाई आरटीई एक्ट के किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित है? तो किस एक्ट के तहत ये हुआ है दोस्तों? तो ये है आपका 12(1)(c), ठीक है, 12(1)(c) के द्वारा ये है। अब बात करते हैं कि 12(1)(c) के द्वारा तो भाई 25% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित, ये दिया था 12(1)(c), ठीक है। अब 12(1)(b) के द्वारा क्या दिया गया है दोस्तों? 12(1)(b) के द्वारा दिया गया है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो ABC तीनों ही इसमें काम करते हैं। तो 12(1) ABC तीनों जो है शिक्षा से संबंधित हैं, पहली बात आपको बता देते हैं। तो 12(1) जो B है, यह है क्या है दोस्तों? यह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। किससे संबंधित है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। और ये कब हुआ? ये इसको बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को क्या कहा जाता है? बाल शिक्षा अधिकार बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत संबंधित है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि 12(1)(a) किससे संबंधित है? 12(1)(a) जो संबंधित है वो नपुंसकता परिहार, ठीक है, नपुंसकता परिहार से संबंधित है। यानी कि ये शिक्षा से संबंधित तो नहीं है, बट नपुंसकता को विवाह संपन्न होने से रोकने का आधार बताती है, ठीक है। तो नपुंसकता परिहार से संबंधित है 12(1)(a), तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता था। और 12(1)(b) जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से 2009, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है 2009 के अंतर्गत, ये 12(1)(b) है। और 12(1)(c) जो है बिल्कुल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन 12(1), 12(1)(a), 12(1)(b) और 12(1)(c) आपका तीनों के तीनों क्लियर हो गए होंगे जो एक्ट हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने 12(1)(c) पूछ दिया है, तो ऐसी हो सकता है अगले क्वेश्चन में ये 12(1)(b) के बारे में पूछ दें, तो वहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात पूछी जा सकती है। तो कुछ भी इसमें आ सकता है, तो यही चीज़ है, इसलिए
इनको डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है कि डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। किस प्रकार की बालिकाओं से संबंधित है? तो डिजिटल जेंडर एटलस, ठीक है, तो डी जी ए, ठीक है, डी जी ए बालिकाओं से संबंधित। तो किस प्रकार की बालिकाओं से संबंधित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम समुदाय के, या सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी प्रकार की बालिकाओं से संबंधित है डिजिटल जेंडर एटलस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का क्लैरिफिकेशन सीधे सीधे हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था। भाई जवाहर नवोदय विद्यालयों की सिफारिश जो की गई थी वो उसका आधार क्या था? तो इसकी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की सिफारिश जो की गई थी वो की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना क्यों की गई थी? ये इसलिए की गई थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और जो है इंटेलिजेंट जिनको कहेंगे उन बच्चों के लिए था दोस्तों। ठीक है, जो मतलब होशियार बच्चे थे, ठीक है, उनके उत्थान कैसे किया जाए कि वो गरीब हैं लेकिन उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम ही है मुदालियर शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मुदालियर एल एस मुदालियर जो है इसके अध्यक्ष थे। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो मुदालियर आयोग थे। मुदालियर आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, दोनों में मौ से शुरुआत हो रहा है तो इसलिए याद करना भी बहुत आसान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। तो राधा कृष्णन आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? उच्च शिक्षा से। अभी मैंने बात की थी कि उच्च शिक्षा के बारे में जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे जो है राधा कृष्णन। और राधा कृष्णन जो है राधा कृष्णन आयोग ही जो है किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों एन के सी ने। ठीक है, किसने की थी? एन के सी ने। इन्होंने की थी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर खंड जो 2 है, ठीक है, खंड 2 में इसमें जो है जी के जी एस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो पहला वाला सेक्शन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक है दोस्तों, ये आपका जो है मनोविज्ञान से संबंधित था। ठीक है, मनोविज्ञान का मतलब है इसमें यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो भी घटनाएं हो रखी हैं, आपने देखा होगा कि इसमें जो है आयोग से संबंधित ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आयोगों से संबंधित क्वेश्चन थे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि अम, कौन सी विधि किसने दी है, कौन सा क्या दिया है, ये इनसे संबंधित नहीं था। ये हमारे किससे है? केवल शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है, तो बेसिक से लेके स्वतंत्रता के बाद की जो शिक्षा आयोग जो बने हुए हैं उनसे संबंधित सारा इसमें 40 अंक का आता है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी होती है, बहुत डिटेल नहीं है इसमें। हमें आयोग को अच्छे से फोकस कर लेना है। और कुछ जो है टीचिंग से संबंधित है, जैसे माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अनुदेशन से संबंधित थे, शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। ठीक है, और कौन सी पद्धति, कुछ पद्धति से संबंधित भी हैं, शिक्षण कौशल से संबंधित हैं।
ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित काफ़ी कुछ इसके अंतर्गत आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 41। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्न में से किससे है? अब अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, 243 जो अनुच्छेद है इसका जो है संबंध है पंचायती राज से। ठीक, अब बात करते हैं जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल ये किससे संबंधित है, इन पर हम बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 75 से लेके 78 तक। ठीक है, अनुच्छेद 75 टू 78 इससे जो प्रधानमंत्री से संबंधित है। और इसमें जो 78 है उसमें प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। और बात करते हैं राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति यही क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित। तो ये है 52 से लेके 62 तक। ठीक है, 52 से लेके 62 तक। अब इसमें बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं पेपर के दृष्टिकोण से, वो आपका है 360 अनुच्छेद 360 दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये अधिकार इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति को। जिन्हें अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 352 है, मैं इसमें केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ दोस्तों। अनुच्छेद 352 आप नोट भी करते रहेंगे। अनुच्छेद 352 जो है यह है राष्ट्रपति को पूरे देश या राज्य में आपातकाल का अधिकार है। तो यहाँ पर तो भाई सीधे आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण दो फैक्ट और थे जो आपको बताने जरूरी थे। तो अनुच्छेद 52 आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा पूरे राज्य अथवा देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अनुच्छेद 360 केवल वित्तीय आपातकाल, अन्य प्रकार का नहीं, केवल वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है जो राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। ठीक है, बाकी हमने चर्चा कर दी थी प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 से 78। ठीक है, और राष्ट्रपति 52 से अनुच्छेद 52 से 62 ये राष्ट्रपति का है, क्योंकि इसके अंतर्गत 52 से 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य हैं। बट जो वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की जो बातें हैं ये अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्य या पूरे देश में आपातकाल का अधिकार प्रदर्शित करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है आपका विश्व मानवाधिकार दिवस इसको कहते हैं। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और ये घोषणा हुई थी 1948 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप नोट कर लेंगे विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब बात करेंगे 10 अप्रैल, 10 सितंबर और 12 दिसंबर जो यहाँ पर दो तिथियाँ दी गई हैं ये भी किसी न किसी दिवस से संबंधित हैं दोस्तों। तो क्यों ये क्वेश्चन दिए गए हैं? क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से अगला क्वेश्चन दे दिया जाए और अगर हम खाली इन ऑप्शंस को पढ़ के चल दें और हमारे कुछ काम के नहीं होंगे। अब 10 अप्रैल हमने पढ़ लिया और हमको पता ही नहीं कि 10 अप्रैल में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पढ़ना व्यर्थ है। तो यहाँ पर 10 अप्रैल को जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक, कौन सा दिवस? होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथिक दिवस आप इसको नोट कर लेंगे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और 10 सितंबर को जो मनाया जाता है दोस्तों वो जो है ये मनाया जाता है विश्व 10 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व, आप नोट कर लेंगे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। कौन सा दिवस?
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। और 12 दिसंबर भी इसमें एक तिथि है। तो 12 दिसंबर को जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है आपका स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित है ये दिवस भी। ठीक है, ये है विश्व विश्व स्वास्थ्य, आप नोट कर लेंगे, स्वास्थ्य कवरेज दिवस। क्या दिवस है ये? विश्व स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ठीक है, जो मैं तो बोल रहा हूँ आप उसको नोट करें। ठीक है, और साथ ही साथ विश्व तटस्थता दिवस, विश्व तटस्थता दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो विश्व तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 12 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगर इन्हीं ऑप्शंस को इन्होंने उठा के 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दे दिया क्वेश्चन, तो भाई बड़ा टफ हो जाएगा और हमको वही पेपर पे टफ लगने लग जाता है, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर को पढ़ के जाते हैं, खाली ऑप्शन पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन पढ़ा, सीधा सही आंसर पढ़ा और चल दिए। नहीं, जो क्वेश्चन के अंदर जितने ऑप्शन आए हैं तो इट मीन्स वो भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन थे, जिस कारण से वो भी कोई ना कोई दिवस रहे होंगे, तो उनको भी हमें अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मसाल किसका प्रतीक होता है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ओलंपिक का जो मसाल होता है दोस्तों, वो प्रदर्शित करता है कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। खेलने के लिए उत्साह भी जो है ठीक है, चुनौतियाँ आती ही रहेंगी, अखंडता को भी प्रदर्शित करेगा, बट जो इसका सटीक आंसर बनता है दोस्तों, ओलंपिक मिसाल मसाल जो होती है वो किसका प्रतीक होती है? ओलंपिक फ्लेम जो है वो सिंबलाइज किसके लिए? वो है निरंतरता के लिए। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करता है, किसको? कंटिन्यूटी को। ठीक है, कि कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। तो आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कंटिन्यू मेहनत करें। जो चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप उसको कंटिन्यू नोट्स बनाते रहें। एक दिन आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन नोटबुक तैयार हो जाएगी और वही क्वेश्चंस आपको फिर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात कंफर्म समझ लीजिए। बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया है? तो किस बैडमिंटन खिलाड़ी को भारतीय बैडमिंटन जो है कमेटी ने किसे IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया है? तो वो बनाया गया है दोस्तों, PV सिंधु को बनाया गया था। ठीक है, PV सिंधु को IM बैडमिंटन जो है राजदूत, PV सिंधु। अब इसमें जो अन्य नाम है दोस्तों, ये सारे के सारे किदाम्बी श्रीकांत, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा साइना नेहवाल भी बैडमिंटन की खिलाड़ी। और पोनप्पा अश्विनी पोनप्पा भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है इसका? PV सिंधु, इनको बनाया गया है IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत, इनको बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है दोस्तों? ये है टेबल टेनिस से। किससे संबंधित? टेबल टेनिस से संबंधित है इलेक्ट्रा गोल्ड कप। और इसके अलावा जो लॉन टेनिस है दोस्तों, लॉन टेनिस से कौन सा कप है? ये है डेविस कप। कौन सा कप? डेविस कप। डेविस कप संबंधित है दोस्तों लॉन टेनिस से। इसके अलावा बैडमिंटन से संबंधित जो कप है दोस्तों, वह है थॉमस कप। कौन सा कप? थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित। और इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं। थॉमस कप किससे संबंधित है? यह है बैडमिंटन से संबंधित। और जो फुटबॉल से संबंधित कप तो बिल्कुल परफेक्ट आप जानते होंगे दोस्तों, वह है फीफा कप। फीफा कप। ठीक है, और सबसे पहले फीफा कप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 में उरुग्वे में। कहाँ हुई थी? 1930 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी उरुग्वे, क्योंकि फीफा कप बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी फीफा कप की, और उरुग्वे में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, जो बैडमिंटन से संबंधित और जो कप हैं
वो थॉमस कप तो हमने बता दिया था। इसके अलावा उबेर कप है एक, उबेर कप। और उसके अलावा सुदीरमन कप, सुदीरमन कप, ठीक है। सुदीरमन कप भी इससे संबंधित है। तो उबेर कप भी पूछा जाता है, बट सुदीरमन कप थोड़ा क्रिटिकल है, नया वर्ड है, तो हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछा जा सके, ठीक है। तो उबेर कप, सुदीरमन कप और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा लॉन टेनिस से संबंधित आपका डेविस कप, जो हमने चर्चा कर ली है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेमोराइज हो जाए। और उसके अलावा फुटबॉल से संबंधित है फीफा कप, ठीक है दोस्तों। अभी इससे संबंधित आप थोड़ा और स्टडी कर लीजिएगा कि 2024 2023 में इन कप से संबंधित कौन विनर रहे थे, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 46, निम्न में से किन केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था। तो भाई किन केंद्र शासित प्रदेशों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था। तो 2021 का पेपर है, तो इसलिए जो है 2019 का क्वेश्चन करेंट अफेयर में काउंट हुआ होगा। तो यहाँ पर दादरा व नगर हवेली व दमन दीव को, ठीक है दोस्तों, दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव को जो है दिसंबर 2019 में इसको इन केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा बिल पारित किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपको इसी प्रकार के मेन क्वेश्चंस पर जो है क्लासेस चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप अन्य किसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो है क्लास चाहते हैं, तो हम उस पर ज़रूर मेहनत करेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपण किया था। तो चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 2019 में, 22 जुलाई 2019 को ये इसका प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था 22 जुलाई 2019 को, ठीक। अब लेकिन जो अभी का पेपर है उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को चंद्रयान 3, क्या आ सकता है दोस्तों। चंद्रयान 2 का तो हमने पढ़ लिया, 22 जुलाई 2019 में ये लॉन्च हुआ था, लेकिन चंद्रयान 3 की बात आ सकती है। और चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कब किया गया था। तो दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 22 जुलाई 2019 में हुआ था। और अब जो अगला है चंद्रयान 3, ये है 14 जुलाई, ठीक है दोस्तों। कब किया गया था, 14 जुलाई 2023 में ये लॉन्च किया गया था दोस्तों, ठीक है। और टाइमिंग क्या थी दोस्तों, टाइमिंग जो थी इसकी थी 2:35, ठीक है, दोपहर में, दोपहर में 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसके जो लॉन्चर चंद्रयान 3 का जो लॉन्चर रॉकेट था, उस रॉकेट का नाम था व्हीकल मार्क 3। इसका जो लॉन्चर रॉकेट था, रॉकेट का क्या नाम था दोस्तों, इसके रॉकेट का नाम था दोस्तों, आप इसको नोट कर लें, ये था व्हीकल, रॉकेट का नाम था दोस्तों इसके रॉकेट का नाम था दोस्तों व्हीकल, आप इसको लिखेंगे वो व्हीकल, ठीक है दोस्तों, व्हीकल, ठीक है, मार्क 3, व्हीकल मार्क 3। इस लॉन्चर का नाम था LBM, इसको कहा गया है LBM, LBM 3 के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और ये लॉन्च किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब जब ये रॉकेट जो है 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया 2:35 पर, तो इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 में, 14 जुलाई को तो ये लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त को ये जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये लॉन्च हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो है आपका कब लॉन्च हो गया था वहाँ, ये हो गया था 23 अगस्त, ठीक है दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च हुआ था। कौन से ध्रुव पर,
दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अपने उसमें नोट करें। और ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर इसको लॉन्च करने वाला भारत पहला देश है, ठीक है, जिसने चंद्रयान 3 को जो है दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च किया। मतलब दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को लॉन्च करने वाला भारत पहला देश है। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ था वहाँ पर? 6:04। ठीक है, 6:04 पर हुआ था, शाम के टाइम पे। ठीक है, ये साइन के टाइम पे 6:04 पर लॉन्च हुआ था। और साथ ही साथ इसका जो लैंडर मॉड्यूल था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल का नाम। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो लैंडर था, लैंडर का नाम था विक्रम। क्या था? लैंडर का नाम था विक्रम। और जो है प्रज्ञान रोवर, विक्रम और प्रज्ञान। तो लैंडर तो था विक्रम, और प्रज्ञान क्या था? रोवर। ठीक है, लैंडर और रोवर दोनों पता होना चाहिए, लैंडर विक्रम और रोवर कौन सा? प्रज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो आपको चंद्रयान 3 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर में चंद्रयान 3 ही आएगा। ठीक है, और जो है इसकी जो पहला चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, वो 22 जुलाई 2019 को हुआ था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान दिए जाने वाला सर्वप्रथम पुरस्कार दादा साहेब फाल्के सन 2018 का को किसे दिया गया था? भाई 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिला था दोस्तों, वो किसको मिला था? और यहाँ पर जो है ये इनाम मिला था अमिताभ बच्चन को मिला था। ठीक है, लेकिन हम इसमें 2023 और 24 की बात करेंगे, क्योंकि हमें अपने पेपर के अकॉर्डिंग करंट अफेयर तैयार करना है। तो 2023 में जो दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है किसको, उसको हम नोट करते हैं। 2023 में आप नोट कर लेंगे, ये हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री हैं। इनका नाम है वहीदा, इनका नाम है वहीदा रहमान। ठीक है दोस्तों, इनको 2023 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2023 में। ठीक है, अभिनेत्री हैं। 2024 की अगर हम बात करें दोस्तों, 2024 में जो है शाहरुख खान को दिया गया है दोस्तों ये। और इनकी जो मूवी है वह है जवान। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये अभिनेता हैं, इनको दिया गया है। और दूसरा जो है अभिनेत्री जो हैं, अभिनेत्री 2024 में किस अभिनेत्री को दिया गया अगर पूछा जाए, तो यहाँ पर इनका नाम है नयनतारा। क्या नाम है दोस्तों? नयनतारा को दिया गया है, और ये मूवी का नाम है जवान। तो शाहरुख खान और नयनतारा, इन दोनों को दिया गया है जो है, और दोनों की मूवी सेम है, जवान मूवी है। और जवान मूवी के लिए 2024 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? किस कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई? तो सुंदर पिचाई दोस्तों अल्फ़ाबेट इंक और गूगल LLC, ठीक है, गूगल LLC, इन दोनों के ही सीईओ हैं जो है सुंदर पिचाई। अगर हम बात करें वर्तमान की दोस्तों, तो ये वर्तमान में भी यही हैं। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ाबेट इंक और गूगल। ठीक है, इन दोनों के जो हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनकी सीईओ कौन हैं? तो ये हैं सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट इंक के वर्तमान सीईओ भी हैं। ठीक है दोस्तों, सुंदर पिचाई जो है इसके वर्तमान सीईओ भी हैं, और गूगल के भी वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं। तो आपका 2025 में जो पेपर है उसके लिए ये करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे एप्पल इंक की। तो एप्पल इंक के जो वर्तमान सीईओ हैं दोस्तों, वो कौन हैं? एप्पल इंक के वर्तमान सीईओ हैं टिम कुक। कौन है दोस्तों? इसको मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में है TIMCOOK। ठीक है, टिम कुक, यानी कि टिम कुक। ठीक है दोस्तों, टिम कुक हैं किसके? एप्पल के।
एप्पल इंक के टिम कुक हो गए, एप्पल के हो गए टिम, और अल्फ़ाबेट इंक के हो गए सुंदर पिचाई, और गूगल एलएलसी के भी वर्तमान की हम बात कर रहे हैं तो ये भी सुंदर पिचाई हैं। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी और सी दोनों सही हैं। तो आपने क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा, सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और साथ ही साथ अभी वर्तमान के हिसाब से भी इसको नोट आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP 2025 के सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जो 2025 में सॉरी COP 25 है दोस्तों, ये 2025 नहीं है, तो उस समय हुआ होगा। तो उस समय की बात करें, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP 25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था दोस्तों मैड्रिड, यानी कि स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ था। अब बात करते हैं हम कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो जो है ये COP कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वर्तमान में ये COP आयोजित किया जाएगा दोस्तों, इसको मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। ये COP जो है वर्तमान में COP 29 कहलाएगा दोस्तों। ये जैसे ये COP 25 है, ऐसे ही COP यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क, ठीक है, तो ये जो है 11 से 22 नवंबर तक, कब तक? 11 से 22 नवंबर 2024 तक ये चलेगा। और ये चलेगा बाकू शहर में। कहाँ चलेगा दोस्तों? बाकू। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, 11 से 22 नवंबर 11 से 22 नवंबर 2024 तक ये चलेगा। 11 से 22 नवंबर तक चलेगा। और कहाँ चलेगा दोस्तों? ये चलेगा बाकू, यानी कि कौन शहर में? अजरबैजान। कहाँ पर दोस्तों? अजरबैजान में। ठीक है, आप इसको नोट कर लें अच्छे से, अजरबैजान। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, अजरबैजान। आप इसको नोट कर लें, अजरबैजान। और मेन इसका नाम क्या है वैसे? मेन जो नाम है दोस्तों इसका बाकू। तो ये होने वाला है बाकू में। ठीक है, बाकू में कौन सा? ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क है। जलवायु परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। और ये COP 29 के नाम से ये जाना जाएगा। और COP 29 जो है बाकू अजरबैजान में ये इसका आयोजन होने वाला है। कौन से महीने में? नवंबर में, और नवंबर 2024 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो प्रारंभ में सबसे शुरुआत हुई थी 1995 में वर्लिन में हुई थी दोस्तों। 1995 में हुई थी इसकी शुरुआत, वर्लिन यानी कि जर्मनी में ये हुई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिएगा दोस्तों। साथ ही हमारे द्वारा इस क्लास के माध्यम से दोस्तों, जैसा कि हमने टारगेट लिखाई है कि हम यहाँ पर PCS की भी प्री की तैयारी करेंगे। PCS प्री के क्वेश्चन पेपर्स पर भी अच्छे से स्टडी करेंगे दोस्तों। ठीक है नहीं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। और इस जो है इसी वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू, यह हमारी क्लास नंबर 3 है जो लेक्चर स्क्रीनिंग की थी। और ये जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं इसमें सेक्शन नंबर 2 खंड 2 से आगे को जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके PCS प्री के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। केवल PCS प्री में अगर हम बात करें तो हमारा सेक्शन खंड 1 जो हम भाग 1 और भाग 2 में करा चुके हैं, वो हमारे जो है केवल लेक्चर के लिए लागू होंगे। बट यहाँ से आगे को जो पेपर होगा वो PCS के प्री एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन किस प्रकार के हैं और कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हमारी हो जाएगी, तो जो है ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद।